हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं वेद स्टडी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। तो हम सब आपके लिए लेकर आए हैं 66 बीपीएससी फुल कोर्स, फ्री कोर्स और गारंटी कोर्स। तो बने रहिए इसके साथ हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं क्लास की शुरुआत एक अच्छे मोटिवेशनल थॉट के साथ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिंधु में गोताखोर जा जाकर खाली हाथ वापस लौटकर आता है, लेकिन हर बार उसकी कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हां साथियों, हमें अपनी कोशिश को जारी रखना है, प्रयास करते रहना है। एक गोताखोर होता है जो समुद्र के अंदर जाता है और खाली हाथ लौटकर आता है, फिर जाता है, गहराई में उतरता है, फिर खाली हाथ लौटकर आता है, लेकिन वो बार बार प्रयास करता रहता है कि कभी तो मुझे सफलता जरूर मिलेगी। और वो एक दिन इतनी गहराई में उतरकर मोती से भरकर थाल अपने हाथ में लेकर आता है और उसे क्या मिलती है? सफलता मिलती है। साथियों, हमें कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश ही हमें हमारे मुकाम पर लेकर जाएगी। तो चलिए साथियों, आज स्टार्ट करते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमिक की क्लास नंबर 4। हमारा टॉपिक चल रहा था भारत में आर्थिक नियोजन और उसके बाद हमने पढ़ा था पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की थी। तो देख लेते हैं हमने कौन कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ ली थी। एक थोड़ा ब्रीफ इंट्रो हो जाता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था पंचवर्षीय योजनाएं। सबसे पहली पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई थी साथियों 1951 में। 1951 से लेकर 56 तक चली थी पहली पंचवर्षीय योजना, जो कौन से मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डॉमर मॉडल पर बेस्ड थी पहली पंचवर्षीय योजना। और इसमें काम किया था हमने एग्रीकल्चर से संबंधित कृषि क्षेत्रों पर काम किया था, फोर्स ऑन एग्रीकल्चर। इसके अंदर हमने काफी सारी परियोजनाएं लेकर आए। हीराकुंड परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, परियोजनाएं लेकर आए थे हम। भाखड़ा नागल परियोजना लेकर आए थे हम। सेकंड बात करें हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की, जो चली थी 1956 से लेकर 61 तक। कौन से मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालुबोनिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। इस पर हमने काम किया था साथियों। उद्योगों के लिए उद्योग क्षेत्रों पर बल दिया गया, फोर्स ऑन इंडस्ट्रियल फील्ड। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, उद्योग क्षेत्रों पर हमने क्या दिया साथियों? सबसे ज्यादा बल दिया था। इसके अंदर हमने 3 लौह इस्पात के कारखाने खोले थे। कहां कहां खोले थे? राउरकेला उड़ीसा के अंदर जर्मनी की मदद से, भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर रूस की मदद से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के अंदर ब्रिटेन की मदद से हमने क्या खोले थे? लौह इस्पात के कारखाने खोले थे। और इसी पंचवर्षीय योजना में भारत देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। नेक्स्ट बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना की, तो ये शुरू हुई थी 1961 से लेकर 66 तक। और ये कौन से मॉडल पर आधारित थी? जॉन सैंडरी और सुख में चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। साथियों, रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं आपसे इसीलिए बार बार रिवीजन कराता हूं ताकि चीजें हमें अच्छे से याद हो जाएं, रिकॉल होती रहे हमें चीजें, हम भूले ना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी? जॉन सैंडरी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इस पे हमने किस पर काम किया था? कृषि और उद्योग क्षेत्रों पर बल दिया था। ध्यान रखना, पहली पर हमने कृषि के लिए काम किया, दूसरी पर हमने उद्योगों के लिए काम किया, तीसरी पर हमने कृषि और उद्योग दोनों पर क्या किया था साथियों? काम किया था। और कौन सी पंचवर्षीय योजना फेल हो गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों, तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या हो गई थी साथियों? फेल हो गई थी। फेल होने का कारण था 1962 के अंदर क्या हुआ था साथियों? इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। 1965 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और 1965 के अंदर ही भारत देश के अंदर भीषण सूखा पड़ने के कारण यह पंचवर्षीय योजना क्या हो गई थी? फेल हो गई थी, विफल हो गई थी। इसके बाद हमने ले लिया साथियों योजना अवकाश, प्रथम योजना अवकाश, फर्स्ट प्लानिंग हॉलिडे, प्रथम योजना अवकाश।
ये कब से कब तक लिया, 1966 से लेकर 69 तक हमने 3 सालों का क्या ले लिया साथियों, योजना अवकाश ले लिया। और इसके अंदर हमने लेकर आए हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। एमएस स्वामीनाथन को भारत देश के अंदर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो उसी प्रकार से विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ध्यान रखना है, भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। हरित क्रांति किस पर्पज के लिए थी, उद्योग क्षेत्रों के खाद्य क्षेत्रों के अंदर, खाद्य अनाज के अंदर गेहूं और चावल के उत्पादन पर बल देने के लिए, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी हरित क्रांति। इसमें उच्च स्तर के बीजों का यूज करके बहुत ज्यादा मात्रा में क्या की जा सकेगी, पैदावार की जा सकेगी। और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था पंजाब और हरियाणा, उसके अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ऐसे राज्यों के अंदर काफी जो डिस्ट्रिक्ट थे, जिले थे, वहां पर प्रभाव पड़ा था। इसके बाद हम आज देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट जो हमारी क्लास आती है साथियों, क्लास टॉपिक पंचवर्षीय योजना के अंदर आता है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना, फोर्थ 5 ईयर प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना थी। पहला क्वेश्चन आता है ये योजना कब से कब तक चलाई गई थी। तो ध्यान रखना है साथियों, इस योजना का कार्यकाल था साथियों 1 अप्रैल 1969 से लेकर 31 मार्च 1974 तक, 5 सालों तक चलाई गई थी ये चौथी पंचवर्षीय योजना। कार्यकाल ध्यान रखना, 1 अप्रैल 1969 को शुरू की गई थी और 31 मार्च 1974 को ये योजना क्या हो गई थी साथियों, खत्म कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन से मॉडल पर आधारित थी। तो ये थी साथियों डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। मॉडल मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर, आदर्श होते हैं हमारे जो रोल मॉडल्स होते हैं। तो कौन से मॉडल पर आधारित थी, तो डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी चौथी पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखना है, मॉडल किस पर काम किया गया, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल दिया गया। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल, आर्थिक विकास पर बल दिया गया। ध्यान रखना है, स्थिरता के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर क्या किया गया, काम किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा भारत देश का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। अब इन 5 सालों के अंदर हमने किया क्या, इन 5 सालों के अंदर भारत देश को क्या नया मिला, क्या नया हुआ, तो बात करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट आता है 19 जुलाई 1969 को भारत देश के अंदर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण किया गया, ध्यान रखना है 19 जुलाई 1969 को भारत देश में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण से मतलब होता है नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है जब भी कोई प्राइवेट संस्था प्राइवेट से गवर्नमेंट के अंदर कन्वर्ट होती है, या प्राइवेट संस्था है, गवर्नमेंट जब उसकी शेयर होल्डिंग, उसके हिस्सेदारी खरीद लेता है, तो क्या हो जाता है, उस संस्था का राष्ट्रीयकरण हो जाता है, नेशनलाइजेशन हो जाता है। तो भारत देश में पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि भारत देश में पहली बार बैंकों का नेशनलाइजेशन कौन से वर्ष में किया गया था,
तो 1969 में एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ध्यान रखना है साथियों, किन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऐसे नहीं कि सभी बैंकों को कर दिया, काफी सारे बैंक थे जो प्राइवेट थे, बाद में भारत सरकार ने अपने अंडर में ले लिया। कब किया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण? इस दिन। किन बैंकों का किया? जिनकी कैपिटल अमाउंट कितनी थी साथियों? 50 करोड़ रुपए। जिनकी पूंजी थी एट प्रेजेंट, वर्तमान में जिनके पास 50 करोड़ रुपए की अगर पूंजी होगी या उससे ज्यादा होगी, उन्हीं बैंकों का क्या किया गया साथियों? राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया। बैंकों से रिलेटेड संस्था कौन सी काम करती है साथियों? आप सभी को पता है, आरबीआई। तो बैंकों से रिलेटेड काम करती है आरबीआई। तो उस समय आरबीआई के गवर्नर थे एल के झा। ध्यान रखना है साथियों, उस समय आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई गवर्नर थे एल के झा। और कितने बैंकों को किया गया था? 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। किसने करवाया था? सरकार द्वारा आरबीआई से करवाया जाता है। तो सरकार, उस समय भारत देश की प्रधानमंत्री कौन थी? तो उसमें भारत देश की प्रधानमंत्री थी, पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ध्यान रखना है, उस समय भारत देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? एल के झा थे। कितने बैंकों का किया? 14 बैंकों का किया। कब किया था? 19 जुलाई 1969 को किया था। किन बैंकों का किया? जिनकी पूंजी एट प्रेजेंट, जिनके पास 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की अमाउंट है, जमा पूंजी है, उन्हीं बैंकों का क्या किया था? राष्ट्रीयकरण किया था, नेशनलाइजेशन किया गया था। कौन कौन से बैंक थे? लिख लीजिए, 14 बैंक कौन कौन से थे जिनका नेशनलाइजेशन किया था? आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौदह बैंक थे साथियों, ध्यान रखना है। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी होता है, यूनियन बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आईओबी। इसके अलावा बैंक था हमारा यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसके बाद बैंक आता है साथियों पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई, इंडियन बैंक, और एक लास्ट बच गया हमारा यूनाइटेड बैंक, यूनाइटेड बैंक। तो ध्यान रखना है साथियों, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का क्या था राष्ट्रीयकरण। वो 14 बैंक थे: पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और यूनाइटेड बैंक। इन सभी बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। ध्यान रखना साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ये, ध्यान रखना। और हमने क्या विशेष किया, भारत देश के अंदर हमने कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि की। कौन सी पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो कृषि क्षेत्रों में सर्वाधिक वृद्धि की गई। देखो, वृद्धि तो होगी जब भारत देश के अंदर हरित क्रांति आई, तो भारत देश के अंदर गेहूं और चावल की उत्पादन क्षमता क्या हो गई साथियों, बढ़ने लग गई। नेक्स्ट इसके हमने और क्या किया था, जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आए। जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आए थे हम। और हमने क्या किया था साथियों, 15 अगस्त 1969 को भारत देश में इसरो की स्थापना की गई। इसरो की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को। देखो ये जो डेट है वो इन दोनों के बीच में ही आ रही है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इसरो की क्या की गई स्थापना। और इसरो का हेड ऑफिस कहां पर है? इसरो का हेड ऑफिस है साथियों बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है इसरो का मुख्यालय। और इसरो की स्थापना की किसने थी? इसरो के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? तो वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन्होंने क्या की थी? इसरो की स्थापना की थी डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। कब की थी? 15 अगस्त 1969 को। और इसरो का हेड ऑफिस कहां पर है? बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। और हमने क्या काम किए थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका जल्दी से। हरित क्रांति के बाद बहुत सी क्रांतियों का उदय हुआ और इसके बाद हमने जुलाई 1970 के अंदर, जुलाई 1970 के अंदर ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध था साथियों, वो किससे था साथियों? ध्यान रखना है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी, या इसे कहते श्वेत क्रांति का संबंध किससे था? तो श्वेत क्रांति का संबंध था साथियों दुग्ध उत्पादन से, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड थी, व्हाइट रेवोल्यूशन। और इसके लिए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी इसकी शुरुआत? तो जुलाई 1970 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। इसी प्रकार से और क्या किया था हमने, जनसंख्या नियंत्रण कानून के बाद हमने पहला परमाणु प्रशिक्षण, भारत देश के अंदर पहला परमाणु प्रशिक्षण कब किया था? 1974 के अंदर
पहला परमाणु प्रशिक्षण भी साथियों हमने किया था। और इसी योजना के अंदर, इसी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने परिवार परियोजन लागू किया। परिवार परियोजन लागू किया। तो क्वेश्चन पूछा गया परिवार परियोजन कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू किया था, तो ध्यान रखना है चौथी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। इसी के साथ एक MRTP एक्ट, MRTP एक्ट, ध्यान रखना है MRTP एक्ट लागू किया गया। MRTP एक्ट लागू किया गया। MRTP एक्ट क्या किया गया साथियों, लागू किया गया था। इसके बाद आती है पांचवी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट लिख लीजिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, पांचवी पंचवर्षीय जो योजना थी वो उसका कार्यकाल कितना था, उसका मॉडल क्या था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो 31 मार्च 1974 के बाद क्या आता है साथियों, 1 अप्रैल 1974 को ये योजना शुरू की गई थी और 31 मार्च 1978 पे ये योजना क्या हो गई थी साथियों, खत्म कर दी थी। ध्यान रखना है 1974 को शुरू की गई थी और 1978, ध्यान रखना 1978 है, 79 नहीं है, क्योंकि पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या थी, 4 सालों तक चली थी, 4 साल की थी ये। सबसे छोटी पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो वो थी साथियों पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो थी कौन से मॉडल पर आधारित थी, डीपीधर मॉडल पर आधारित थी। डीपीधर मॉडल पर आधारित थी। और पांचवी पंचवर्षीय योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है, गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया, गरीबों पर ध्यान दिया गया, गरीबों पर ध्यान दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना में हमने देखा कि हमारे भारत देश के अंदर बहुत सी जनता गरीबी रेखा से नीचे है, तो गरीबों पर ध्यान सबसे पहले कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबों पर सबसे पहले क्या दिया गया था साथियों, ध्यान दिया गया था। गरीबों पर ध्यान देने के लिए आप सभी ने एक नारा सुना होगा, बहुत पॉपुलर नारा है जो आज भी यूज किया जाता है हमारे देश के अंदर सरकारों के द्वारा। वही नारा सबसे पहले 1975 में दिया था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। क्वेश्चन आता है गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो राइट आंसर होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था, 1975 में दिया गया था। और गरीबी हटाओ का नारा दिया किसने था, उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ। आज भी भारत देश के अंदर सरकारों द्वारा इस नारे का यूज किया जाता है कि भारत देश के अंदर से गरीबी को हटाया जाए, सभी लोगों को सक्षम बनाया जाए, सभी को रोजगार दिया जाए, सभी को अच्छी शिक्षा दी जाए, सभी को रहने के लिए मकान दिया जाए। लेकिन इस प्रकार से संभव नहीं होता पा रहा है। तो गरीबी हटाओ का जो नारा था वो किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था। इसी के साथ हम बात करें, भारत देश के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया गया। आयात और निर्यात पर क्या किया गया, ज्यादा से ज्यादा काम करने का प्रयास किया गया था साथियों। इसी के साथ 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। जो ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किए गए थे, ये स्टेट लेवल पर होते हैं, सेंट्रल लेवल पर होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं। अगर बात करें राज्य स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर,
सेंट्रल लेवल पर अध्यक्ष होता है इनका प्रधानमंत्री। 20 सूत्री जो कार्यक्रम चलाए गए थे भारत देश के अंदर, इसका केंद्र सरकार की तरफ से अध्यक्ष होता है भारत देश का प्रधानमंत्री। राज्य की बात करें तो स्टेट लेवल पर इनका जो अध्यक्ष होता है वो होता है उस राज्य का सीएम। और जिले की बात करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करें तो वहां पर होता है अध्यक्ष होता है इसका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या होता है, उसका अध्यक्ष जाना जाता है। बात करें सबसे छोटी पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना, फेल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तीसरी। और सबसे छोटी पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो 5वीं। सबसे छोटी पंचवर्षीय योजना, स्मॉलेस्ट प्लान कौन सी थी, 5वीं थी। बात करें इसके अंदर क्या हुआ था, छोटी क्यों की थी, कि 1978 में कांग्रेस सरकार के जाने 1978 में कांग्रेस सरकार के जाने के स्थान पर जनता सरकार का आना, कांग्रेस सरकार की चली गई थी और जनता सरकार के आने के कारण यह पंचवर्षीय योजना क्या हो गई थी, छोटी कर दी गई थी। और उस समय भारत देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। कारण क्या था छोटी होने का, 1978 के अंदर केंद्र सरकार के अंदर कांग्रेस सरकार के जाने और नई जनता सरकार मोरारजी देसाई की सरकार आने के कारण इस योजना को क्या कर दिया गया, छोटा कर दिया गया। मतलब 1978 के अंदर ही इसे क्या कर दिया गया साथियों, बंद कर दिया गया। तो सबसे छोटी पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो सबसे छोटी पंचवर्षीय योजना थी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर भी ध्यान कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया, तो 5वीं। लिख लीजिए, पहली बार गरीबी व बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है और क्या किया था हमने, 1975 के अंदर 5 RRB की स्थापना की गई। 1975 के अंदर 5 RRB का मतलब है रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंकों की क्या की गई, स्थापना। 5 रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की क्या की गई थी साथियों, स्थापना की गई थी। ध्यान रखना है 1975 में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। कौन सी कमेटी की, नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर। नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर भारत देश के अंदर 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की क्या की गई थी, स्थापना। और ये कौन सी कमेटी ने सिफारिश की थी, नरसिम्हन कमेटी ने क्या की थी, इसकी स्थापना की। ये 5 बैंक जो थे वो कहां कहां पर खोले गए थे, वो 5 बैंक खोले गए थे। जयपुर राजस्थान के अंदर, भिवानी हरियाणा के अंदर, मुरादाबाद, गोरखपुर
उत्तर प्रदेश के अंदर, और एक खोला गया था मालदाता पश्चिम बंगाल के अंदर। भारत के इन 5 राज्यों के अंदर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए थे। राजस्थान के जयपुर के अंदर, हरियाणा के भिवानी के अंदर, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और गोरखपुर में, और पश्चिम बंगाल के मालदाता के अंदर खोला गया था क्या 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर? नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर खोले गए थे। और 1977-78 के अंदर काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज काफी इंपॉर्टेंट है। 1978 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया गया था कि हमें काम दो और बदले में हमें अनाज दे दीजिए। पैसे की नहीं थी, काम के बदले में अनाज मिला करता था। यह चलाया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। 5th के बाद आती है पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना आती है। लेकिन हम 6ठी पर गए ही नहीं, हमने फिर क्या ले लिया? 2 साल का अवकाश ले लिया। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए साथियों, दूसरा योजना अवकाश। फिर हमने ले लिया दूसरा योजना अवकाश, सेकंड प्लानिंग हॉलीडे। कब से कब तक लिया ये? 1 जुलाई 1978 से लेकर 31 मार्च 1980 तक 2 सालों का हमने फिर क्या ले लिया? योजना अवकाश ले लिया साथियों। ध्यान रखना है, योजना अवकाश। इस योजना अवकाश को रोलिंग प्लान या अनवरत योजना के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना है, इसे रोलिंग प्लान या अनावृत योजना के नाम से भी जाना जाता है। अनावृत जो योजना थी, जो रोलिंग प्लान था, रोलिंग प्लान के जनक कौन थे? ये रोलिंग प्लान के जनक कौन थे? रैगनर फिंच थे, जनक थे इसके, रोलिंग प्लान के जनक। इन्होंने ही रोलिंग प्लान के बारे में पूरी दुनिया को सबसे पहले बताया था। होता क्या है, इस योजना को ध्यान रखना है, इस योजना को गुरनाल मेडल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। गुरनाल मॉडल द्वारा क्या किया गया साथियों? प्रतिपादित किया गया था। और भारत में इस अनावृत योजना को लाने का जो श्रेय जाता है, रोलिंग प्लान को भारत के अंदर लाने का जो क्रेडिट जाता है, जो श्रेय जाता है, वो जाता है डी.टी. लक्कड़वाला को। देख लीजिए, दोबारा बताता हूं। विश्व के अंदर रोलिंग प्लान के बारे में बताया था रैगनर फिंच ने, इसके जनक थे। भारत के अंदर इसे लाने का जो श्रेय था, जो क्रेडिट था, वो किसे जाता है? डी.टी. लक्कड़वाला को जाता है। और इसे प्रतिपादित किसने किया था? गुरनाल मेडल ने क्या किया था? इसे भारत के अंदर प्रतिपादित किया था। हुआ क्या था? जनता सरकार, आपको बताया था 1978 के अंदर कांग्रेस सरकार के जाने और जनता सरकार के आने के कारण 5वीं पंचवर्षीय योजना को क्या कर दिया गया? 5 साल की बजाय 4 साल की कर दिया गया। लेकिन बाद में मोरारजी देसाई की सरकार आई, उन्होंने कहा कि हम अपने हिसाब से काम करेंगे और अपने हिसाब से देश का डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन 1978 के अंदर ही क्या हुआ था? मोरारजी देसाई का देहांत होने के कारण, सरकार की जाने के कारण, कांग्रेस सरकार के फिर से सत्ता में आने के कारण इस रोलिंग प्लान को, उस पंचवर्षीय योजना को वहीं पर क्या कर दिया? बंद कर दिया। देखिए साथियों, सुनिए, 1978 के अंदर 5वीं पंचवर्षीय योजना को खत्म करके 1978 से 1 अप्रैल 1978 से 6ठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। लेकिन
मुरारजी देसाई के देहांत होने के कारण उस पंचवर्षीय योजना को कांग्रेस सरकार के आने के कारण उन्होंने उस 2 साल की जो योजना थी उसे रोलिंग प्लान नाम देकर क्या कर दिया, खत्म कर दिया और कहा कि हम दोबारा से छठी पंचवर्षीय योजना की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना 2 बार चली थी, तो वो थी छठी पंचवर्षीय योजना। पहले चली 1978 से लेकर 80 तक चली, लेकिन बाद में कांग्रेस सरकार ने इसे रोलिंग प्लान नाम देकर खत्म कर दिया और दोबारा से छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। 1 अप्रैल 1980 को इसकी शुरुआत की गई थी। रोलिंग प्लान होता क्या है कि अगर योजनाएं लाभ नहीं दे रही हैं, तो अगर कोई योजना है उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो उसका वहीं पर हम क्या करते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं, चेकिंग कर लेते हैं कि इसने कितना कुछ हमें दिया, कितना कुछ नहीं दिया, और उसे बंद कर दिया जाता है। और भारत में इस रोलिंग प्लान को लाने वाले कौन थे, डीटी लक्कड़वाला थे। यही भारत देश के अंदर रोलिंग प्लान लेकर आए थे और इसे इंप्लीमेंट करने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है गुन्नार मिडल को जाता है। ध्यान रखना साथियों, समझ में आएगा आप सभी को यहां तक। इसमें और हमने क्या काम किए, 2 साल तक हमने कुछ तो काम किया होगा। रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए, इसके अंदर रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए। रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए। लोगों को रोजगार देने के लिए, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए। बेरोजगारी नियंत्रण व राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। बेरोजगारी पर नियंत्रण करने, बेरोजगारी नियंत्रण व राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में क्या ली साथियों, वृद्धि की गई। हमें जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई। जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई। ध्यान रखना, जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किए गए। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किए गए। ध्यान रखना, दूसरे योजना अवकाश के अंदर रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए थे, बेरोजगारी नियंत्रण व राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई थी, जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई थी और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या किए गए थे साथियों, शुरू किए गए थे। और सबसे छोटी पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसके वापिस से हम क्या लेकर आए, छठी पंचवर्षीय योजना फिर से लेकर आए हम। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों छठी पंचवर्षीय योजना की। छठी पंचवर्षीय योजना, सबसे पहला वही क्वेश्चन आता है, इसका टाइम पीरियड कितना था, ये योजना कब से कब तक चली थी। शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1980 से लेकर 31 मार्च 1985 तक चलाई गई थी छठी पंचवर्षीय योजना। इस पर काम करती है ये, बेरोजगारी हटाओ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर बल दिया गया। बेरोजगारी हटाओ और गरीबी पर ध्यान दिया गया। बेरोजगारी को हटाने पर और गरीबों के डेवलपमेंट के लिए, गरीबों पर ध्यान रखने के लिए काम शुरू किया गया, कार्यक्रम शुरू किए गए। इसे आधुनिकीकरण भी कहा जाता है। इस योजना को भारत का आधुनिकीकरण भी कहा जाता है। इस योजना को भारत का
आधुनिकीकरण भी कहा जाता है। बेरोजगारी हटाने पर और गरीबों के, ऐसे लिख लीजिए, गरीबों पर कार्यक्रम शुरू किए गए या गरीबों के विकास के लिए, गरीबों के विकास के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए। कि कैसे इनका डेवलपमेंट किया जा सके। बात करें इसके अंदर विशेष क्या था, इन 5 सालों में हमने क्या देश को कुछ दिया। ये कांग्रेस, जब कांग्रेस की सरकार पूरे सत्ता में आई थी तो उन्होंने क्या करा, छठी पंचवर्षीय योजना को फिर से क्या करा, शुरू करा। और जो पहले छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी उसे अनवरत योजना, रोलिंग प्लान का क्या दे दिया गया था, नाम दे दिया गया था। ध्यान रखना साथियों। इसमें फिर हमने क्या किया, 15 अप्रैल 1980 को फिर से 6 बैंकों का क्या किया गया साथियों, राष्ट्रीयकरण किया गया। छह बैंकों का फिर से क्या किया हमने, राष्ट्रीयकरण किया। क्योंकि इससे पहले हमने 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। फिर 15 अप्रैल 1980 को और 6 बैंकों का क्या किया, राष्ट्रीयकरण किया। किन 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिनकी कैपिटल अमाउंट, जिनकी जमा पूंजी कितनी थी, 200 करोड़ रुपए थी। एट प्रेजेंट जिनकी जमा पूंजी थी 200 करोड़ रुपए, उन 6 बैंकों का क्या किया गया साथियों, नेशनलाइजेशन किया गया। और उस समय आरबीआई गवर्नर थे आईजी पटेल। उस समय आरबीआई गवर्नर थे आईजी पटेल। और उस समय देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने ही 6 और बैंकों का क्या किया, राष्ट्रीयकरण किया। जो बैंक प्राइवेट थे उन्हें गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया। ये 6 बैंक कौन कौन से थे, तो ध्यान रखना है, विजया बैंक, आंध्रा बैंक, ओबीसी बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया। वापिस से 6 और बैंकों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनके पास जमा पूंजी कितनी होनी चाहिए, 200 करोड़ या उससे ज्यादा हो। वो 6 बैंक थे, विजया बैंक, आंध्रा बैंक, ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कॉरपोरेशन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। इन 6 और बैंकों का क्या किया गया साथियों, राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया। इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर के अंदर और भी काफी प्रयास किए गए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बारह जुलाई 1982, देखो ये जो डेट है इसके बीच में आ रही है, 82 को नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक, नाबार्ड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 12 जुलाई 1982 को। इसीलिए 12 जुलाई को हर साल क्या बनाया जाता है, नाबार्ड स्थापना दिवस मनाया जाता है। नाबार्ड स्थापना दिवस मनाया जाता है।
12 जुलाई को 1980। नाबार्ड का हेड ऑफिस है साथियों मुंबई के अंदर। नाबार्ड का हेड ऑफिस कहां पर है, तो ध्यान रखना है साथियों, इसका हेड ऑफिस है मुंबई के अंदर है। नाबार्ड किस फील्ड के लिए काम करता है, ये पब्लिक डीलिंग नहीं करता, जनता के लिए काम नहीं करता, ये कृषि के लिए काम करता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था एग्रीकल्चर पर काम करने के लिए कौन सी संस्था काम करती है, जो एग्रीकल्चर के लिए है, मतलब किसानों को लोन देने के लिए एग्रीकल्चर के लिए कौन काम करती है, नाबार्ड काम करती है। ये किसानों को लोन देने का क्या करती है, काम करती है नाबार्ड, और इसके हेड ऑफिस है मुंबई के अंदर। नेक्स्ट इसके अलावा और क्या किया गया साथियों, इसी के साथ गरीबी के लिए अगर बात करें, गरीबी का निर्धारण कैलोरी के आधार पर किया। गरीबी के लिए हमने कौन से कार्यक्रम चलाए, तो गरीबी का निर्धारण करने के लिए हमने कैलोरी को मापन किया। गरीबी का निर्धारण किया कैलोरी के आधार पर। हमने कैलोरी वो होती है जो हम एक दिन में जितना कुछ खाते हैं या पीते हैं उससे हमारी बॉडी को क्या मिलती है, कैलोरी मिलती है, एक एनर्जी मिलती है। तो कैलोरी का निर्धारण किया था कि भारत देश के अंदर कुछ पॉपुलेशन निवास करती है ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में, और कुछ पॉपुलेशन निवास करती है अर्बन के अंदर, शहरों के अंदर निवास करती है। तो गरीबी का निर्धारण में भारत सरकार ने बताया कि गरीबों के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनके लिए डिसाइड किया 2400 कैलोरी, और शहरों के लिए 2100 कैलोरी निर्धारित की। 2400 कैलोरी का मतलब है अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 2400 या उससे ज्यादा की कैलोरी ले रहा है, एक व्यक्ति एक दिन में 2400 या उससे ज्यादा की कैलोरी ले रहा है, वो व्यक्ति गरीब नहीं है। जो उससे कम ले रहा है वो व्यक्ति क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। शहरों की बात करें तो 2100 कैलोरी या उससे ज्यादा ले रहा है तो वो गरीब नहीं है, और 2100 से अगर कम ले रहा है तो व्यक्ति क्या माना जाएगा, गरीबी की श्रेणी में जाना जाएगा। तो भारत देश में गरीबी का निर्धारण कैलोरी के आधार पर किया गया था, ध्यान रखना। इसी के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू किए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू किए गए। एनआरपीए, एनआरईपी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम क्या किए गए थे साथियों, शुरू किए गए थे। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किए गए। ग्रामीण भूमिहीन गारंटी प्रोग्राम शुरू किए गए। इन प्रोग्राम्स की शुरुआत की गई थी 1983 के अंदर, 1983 के अंदर ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी प्रोग्राम शुरू किए गए थे 1983 के अंदर। ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। 6 के बाद आती है 7वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट लिख लीजिए हेडिंग 7th 5-year प्लान, 7वीं पंचवर्षीय योजना। सबसे पहला आता है इसका टाइम पीरियड, तो 31 मार्च 1985 के बाद आता है 1 अप्रैल 1985। 1985 से लेकर 31 मार्च 1990 तक ये योजना क्या की गई थी, चलाई गई थी 5 सालों तक। 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, किस पर थी, रोजी रोटी और उत्पादकता पर क्या दिया गया, बल दिया गया। रोजी रोटी और उत्पादकता पर बल, आत्मनिर्भरता व सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता व सामाजिक न्याय पर बल दिया गया। देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया। इस योजना को जो लक्ष्य था वो दीर्घकालीन विकास था। इस योजना का जो लक्ष्य लिया गया था कि हम लंबे समय तक भारत देश का क्या करेंगे, विकास करेंगे। इस योजना का एक ही मोटिव था,
इसमें शुरू किया गया था, इंदिरा आवास योजना शुरू की गई थी। इंदिरा आवास योजना 1986 के अंदर इंदिरा आवास योजना शुरू की गई। जिसे बाद में क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में जाना जाता है। इसे बाद में क्या कर दिया, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना, ये इसका है नया नाम, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इंदिरा आवास योजना शुरू की गई 1986 के अंदर शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर क्या रख दिया, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये इसका क्या कर दिया, नया नाम रख दिया। ये पुराना नाम था, इसका नया नाम रखा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना रखा गया। जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी 1986 में। जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी 1986 के अंदर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन किया गया 1986 में। इसी साल क्या हुआ था, मानव संसाधन विकास का गठन किया गया 1986 के अंदर। मानव संसाधन विकास का क्या किया गया साथियों, गठन किया गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंदिरा आवास योजना 1986 में शुरू की गई थी, जिसे बाद में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम में परिवर्तित कर दिया गया। जवाहर रोजगार योजना 1986 में शुरू की गई थी और मानव संसाधन विकास का गठन किया गया था 1986 के अंदर। मंत्रालय था ये, आपने देखा होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का गठन किया गया था 1986 में, जिसका अब नाम चेंज कर रख दिया है, शिक्षा मंत्रालय नाम इसका रख दिया गया है। और हमारे शिक्षा मंत्री हैं कौन, रमेश पोखरियाल निशंक हमारे क्या हैं, शिक्षा मंत्री हैं। इसके साथ हमने और क्या किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12 जुलाई 1988 के अंदर भारत देश में सेबी की स्थापना की गई। सेबी, भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड। तो सेबी की स्थापना कब की गई, 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई। सेबी का काम होता है शेयर मार्केट को और कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करना। कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करना, पूंजी बाजार पर नियंत्रण करना, पूंजी बाजार पर नियंत्रण करना। ये इसका काम था। सेबी का हेड ऑफिस है मुंबई के अंदर। सेबी का हेड ऑफिस है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। और सेबी पूंजी बाजार पर क्या करता है, कंट्रोल करता है। एक चीज ध्यान रखना, सेबी की स्थापना हुई थी 1988 के अंदर हुई थी,
लेकिन इसने अपना काम करना कब शुरू किया, वर्किंग, इसने अपनी जो वर्किंग थी वो कार्य करना कब शुरू किया, 1992 के अंदर क्या किया था साथियों, शुरू किया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ये कि सेबी ने अपना कार्य कब शुरू किया, तो सेबी ने अपना कार्य शुरू किया था 1992 के अंदर और एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1988 में। बाकी इस टॉपिक को हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे शेयर मार्केट होता क्या है, बीएससी क्या होता है, एनएससी क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे जब हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे शेयर मार्केट। अभी हम 5 प्लान्स चल रहे हैं, तो उसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश का आर्थिक विकास करने के लिए भारत देश के अंदर किन किन चीजों की स्थापना की गई थी, तो मैं आपको बता रहा हूं सारी चीजें। और इसी पंचवर्षीय योजना के अंदर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्या दिया गया था, बल दिया गया था। रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया। यह भी ध्यान रखना आपको, रोजगार, शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ पर क्या किया गया, फोर्स किया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। इसके अंदर हमने जो लक्ष्य लिया था, जो इसका हमारा लक्ष्य था वो था 6%, लेकिन हमने जो प्राप्ति की थी, अचीवमेंट की थी, वो थी 7%। ये भी ध्यान रखना है साथियों, लक्ष्य बहुत बड़ी चीज होती है। अगर हमारा किसी चीज को पाने का लक्ष्य होगा तभी हम वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत करेंगे, जी जान में जुटेंगे। तो आपके सपनों को साकार करने के लिए वेट स्टडी ग्रुप के अंदर, वेट स्टडी ग्रुप लेकर आया है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, फुल कोर्स और गारंटी कोर्स है। तो बने रहिए हमारे साथ और एग्जाम के अंदर गारंटीड सिलेक्शन के लिए इसी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी आप इसको कहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा इस पर आइए और काम कीजिए। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, आपका सारा सिलेबस इस चैनल पर कवर कराया जाएगा, बिल्कुल फ्री 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 पूरा कोर्स होगा, गारंटीड के साथ होगा आपका ये कोर्स। तो ध्यान रखना है, 7वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, रोजी रोटी और उत्पादकता पर बल दिया गया था। इसके अंदर सेबी की क्या की गई थी, स्थापना। 7th के बाद आनी चाहिए थी 8वीं पंचवर्षीय योजना, लेकिन 8वीं पंचवर्षीय योजना आई या नहीं आई, बताइए। आई नहीं 8वीं पंचवर्षीय योजना। हमने फिर क्या ले लिया, 2 सालों का अवकाश ले लिया। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, तीसरा और अंतिम योजना अवकाश। आपको अभी बताया हमने, सबसे पहला हमने हॉलीडे लिया था 1966 से लेकर 69 तक, जो 3 सालों का था। फिर 1978 से 80 तक, वो भी 2 सालों का था। फिर 1990 से लेकर 92 तक, वो भी 2 सालों का। टोटल हमने 7 साल का क्या ले लिया था, हमने अवकाश ले लिया था, हॉलीडे ले लिया था। या यूं कह दो कि इसके अंदर हमने वार्षिक योजनाएं चलाई थी, एनुअल स्कीम्स चलाई थी इसके अंदर हमने। तो सबसे पहला आता है, इसका टाइम पीरियड था थर्ड योजना अवकाश का। इसका टाइम पीरियड था 1 जुलाई 1990 से लेकर 31 मार्च 1992 तक, 2 सालों तक क्या चलाई गई, तीसरी योजना अवकाश चलाया गया था। इसमें क्या हुआ, आर्थिक सुधारों का दौर शुरू हुआ भारत देश के अंदर। आर्थिक सुधारों का दौर शुरू हुआ। इस समय देश के अंदर सरकार थी, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह राव। भारत के अंदर राजनीतिक संकट बहुत ज्यादा आ गया था, भुगतान संतुलन के कारण पंचवर्षीय योजना को लागू नहीं किया गया और इसे 2 साल का क्या दे दिया गया साथियों, अवकाश दे दिया गया। ध्यान रखना है, भारत देश के अंदर इकोनॉमिक वॉर होने के कारण, राजनीतिक संकट डगमगाने के कारण, भारत देश के अंदर भुगतान संतुलन की स्थिति बिगड़ने के कारण पंचवर्षीय योजना को हम आगे नहीं बढ़ा सके और हमने फिर क्या ले लिया, तीसरा योजना अवकाश ले लिया। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह राव और वित्त मंत्री थे
जो भारत देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो उस समय क्या थे, भारत देश के वित्त मंत्री थे। तो इसीलिए यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बताया था आर्थिक नियोजन का जनक किसे कहा जाता है, तो आर्थिक नियोजन का जनक कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिन्होंने भारत देश के डेवलपमेंट के लिए स्टार्टिंग की थी, शुरुआत की थी। लेकिन अगर बात करें आर्थिक सुधारों का, इकोनॉमिक के अंदर सुधारों की जरूरत थी, चेंजमेंट की जरूरत थी, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा था, भारत सरकार मिश्रित अर्थव्यवस्था से समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर आती जा रही थी। भारत देश हर चीजों को प्राइवेट से गवर्नमेंट के अंदर करता जा रहा था। देखा होगा आपने, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, नाबार्ड की स्थापना करी, एग्रीकल्चर के लिए काम किया, सेबी की स्थापना करी। तो भारत देश सभी चीजों को क्या करने लगा, अपने अंडर में लेने लगा, जिससे क्या हुआ कि भारत देश के अंदर लोगों के अंदर कंपटीशन नहीं रहा कि हम प्राइवेट से लें कि गवर्नमेंट से लें। उन पर एक ही चीज रही कि हम गवर्नमेंट के अधीन होते गए। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, मिश्रित थी। लेकिन मिश्रित से हम कहां जाने लगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर जाने लगे कि सब कुछ सरकार के अंदर में होने लगा। जिससे क्या हुआ, भारत देश के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हो गया, बंद हो गया। प्राइवेट सेक्टर के नहीं होने से क्या हुआ कि लोगों को नई चीजें नहीं मिल पा रही थी, देश का समुचित विकास नहीं हो पा रहा था। लाइसेंस की प्रणाली बहुत कठिन थी। मतलब जैसे अगर आपको कोई भारत देश के अंदर बिजनेस ओपन करना था, तो सरकार को आपको क्या लेनी पड़ती, सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। परमिशन का मतलब, जैसे आपने पटाखों का फैक्ट्री लगाई है, या मान लो आपने कपड़ों का उद्योग धंधा लगाया है, तो उसके लिए पहले आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। फिर आपको लैंड लेनी पड़ती है, जमीन लेनी पड़ती है। उस पर काम करने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ता है, मशीनरी लगानी पड़ती है। मशीनरी के आपको लगानी है तो बिजली चाहिएगी, तो आपको बिजली लेनी। इन सब चीजों के अंदर बहुत सारा टैक्स भी लगता था। बहुत सारे सरकार के नियम थे कि अगर आप फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो आपको ये रूल्स होंगे, ये रेगुलेशंस होगी, जिसके कारण कोई भी नए उद्योग धंधे इतने बढ़िया तरीके से लग नहीं पा रहे थे। इसीलिए भारत के अंदर जो आर्थिक नियोजन किया गया था, उनमें सुधारों की जरूरत थी। वो सुधार करने का श्रेय जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। तो क्वेश्चन आता है, भारत में आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है, तो आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया था, काफी देश के अंदर सुधार किए, और इसीलिए इन सुधारों के अंदर ही 1991 में भारत देश के अंदर एलपीजी पॉलिसी को लाया गया, एलपीजी नीति को लाया गया, एलपीजी पॉलिसी को लाया गया। ध्यान रखना है, एलपीजी, एलपीजी का मतलब क्या होता है साथियों, जी हां, आप सभी से यही उम्मीद थी मुझे कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हम कोई साइंस पढ़ रहे हैं क्या, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ध्यान रखना है, एलपीजी इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नीति है, ये कोई चीज नहीं है। ये कोई, हमने कहते चीज है, कोई चीजी होगी, लगता है चीजी नहीं है ये कोई, ये है पॉलिसी है, नीति है, जिसका नाम है एलपीजी पॉलिसी। तो एल का मतलब लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। तो एलपीजी पॉलिसी को भारत में लाने का जो श्रेय जाता है, ये लेकर कौन आए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे। इसीलिए उन्हें कहा जाता है आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। और आर्थिक सुधारों का दौर कब शुरू हुआ था, तो ध्यान रखना है, 24 जुलाई 1991 को क्या हुआ था, भारत में आर्थिक सुधारों का दौर शुरू किया गया था। इसे सरकार की 5वीं औद्योगिक नीति भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इसे सरकार की 5वीं औद्योगिक नीति भी कहा जाता है। ध्यान रखना, 5वीं उद्योग, जब हम पढ़ेंगे औद्योगिक नीतियां कि हम भारत देश के अंदर कितनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी चलाई गई, 5 औद्योगिक नीतियां आई थी। ध्यान रखना, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे औद्योगिक इंडस्ट्री के बारे में, तब उसके अंदर विस्तार से पढ़ेंगे। एलपीजी होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण का मतलब होता है भारत देश में लाइसेंस प्रणाली को क्या किया जाए, कम किया गया।
लाइसेंस प्रणाली को कम किया गया। मतलब हर चीज के लिए लाइसेंस की इंप्रूवमेंट नहीं है आपको, कुछ चीजें सरकार ने अपने पास रखी, जैसे पटाखों के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, अगर आप गन की शॉप ओपन कर रहे हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, शराब की दुकान ओपन कर रहे हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, कोई केमिकल की ओपन कर रहे हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, कोई विस्फोटक पदार्थ ओपन कर रहे हो तो उसके लिए आपको लाइसेंस की व्यवस्था होगी। तो कुछ चीजें सरकार ने अपने पास रखी और भारत के अंदर लाइसेंस प्रणाली को क्या कर दिया गया, कम। अगर देखो लाइसेंस प्रणाली नहीं होगी तो लोगों को लाइसेंस लेने के लिए सरकार के पास नहीं जाना पड़ेगा, वो अपना इजीली तरीके से अपना बिजनेस स्टैंड अप कर सकते हैं। निजीकरण का मतलब होता है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्रों का क्या करना साथियों, विकास करना, कि जो चीजें सरकार ने अपने हाथों में ले ली थी सरकार से, उन चीजों का वापिस से क्या होना, प्राइवेट होना, क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। देखो कंपटीशन होगा तो हमारे पास चॉइस भी होगी, क्योंकि सरकार करती है देश के समाज के कल्याण के लिए काम, लेकिन अगर प्राइवेट चीजें होगी तो देश के अंदर उद्योगपतियों का भी क्या होगा, विकास होगा, देश के अंदर पैसा क्या होगा, मात्रा में आएगा, जिससे देश का डेवलपमेंट भी क्या होगा साथियों, बढ़ेगा। वैश्वीकरण का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। तो लिबरलाइजेशन का मतलब एलपीजी, उदारीकरण का मतलब है लाइसेंस प्रणाली को कम किया गया कि अब हमें रोजगार के लिए 5 क्षेत्र अपने पास रखे, पटाखों का, इसके अलावा केमिकल्स वगैरह का, विस्फोटक पदार्थों का, उसके अलावा गन का और शराब का, ये 5 चीजें सरकार ने अपने पास रखी कि हम इनके अलावा आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। निजीकरण का मतलब है प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया कि भारत देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर भी होना चाहिए ताकि देश का और ज्यादा डेवलपमेंट हो सके। वैश्वीकरण का मतलब है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा आयात और निर्यात हो सके, खरीद और बेच हो सके। इसके अलावा आपको मैंने बताया था तीसरी बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका एक, तीसरी बार क्या किया गया, मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था, मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है। तीसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, डीवैल्यूएशन किया गया तीसरी बार। तो तीसरी बार कब किया गया था, जुलाई 1991 के अंदर भारत देश के अंदर तीसरी और अंतिम बार किया गया था मुद्रा का अवमूल्यन। तो पहली बार किया गया था साथियों, बताया था आपको सितंबर 1949, दूसरी बार किया गया था जून 1966 और तीसरी बार किया गया था जुलाई 1991 के अंदर। अब तक भारत देश में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है, 3 टाइम्स डिवैल्यूएशन इन करेंसी हो चुका है। मुद्रा का अवमूल्यन सरकार के द्वारा आरबीआई से करवाया जाता है और आरबीआई इसमें क्या करती है, बहुत ज्यादा मात्रा में नोट प्रिंट कर देती है। ज्यादा मात्रा में नोट प्रिंट होने से क्या होगा साथियों, इंपोर्ट क्या होगा, कम होगा, और एक्सपोर्ट क्या होगा साथियों, बढ़ेगा। चीज ध्यान रखना, तीसरी बार क्या किया गया था, मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। आज की क्लास में साथियों आपके लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए साथियों, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, धन्यवाद।